इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई राम राम। और आपने आज के किसान वाणी कार्यक्रम के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी और सुनने वाले सारे हमारे किसान भाइयों को भी मुबारकबाद। आज रेडियो किसान दिवस है जी। आज ही के दिन 15 फरवरी सन 2004 से हमारा किसान वाणी कार्यक्रम लगातार चल रहा है। किसान भाई इसका फायदा उठा रहे हैं जी। इस मौके पे आज हमने एक परिचर्चा की है। एक खास कार्यक्रम हुआ है ये कि इसमें हमने किसान को भी आमंत्रित किया, एक्सपर्ट्स को भी आमंत्रित किया जी, और उनसे पूछा कि किसान वाणी कार्यक्रम का किसानों की बेहतरी में क्या योगदान रहा जी। तो ये परिचर्चा आज हम भाइयों को सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं जी। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आज एक परिचर्चा का प्रसारण कर रहा है। रेडियो किसान दिवस पर यह विशेष परिचर्चा है, जिसका विषय हमने चुना है किसान वाणी कार्यक्रम का किसानों की बेहतरी में योगदान। प्रतिभागी हैं डॉक्टर अजमेर सिंह महिला, आप पूर्व प्रोफेसर हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचान से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर शशिपाल, आप गुण नियंत्रण निरीक्षक हैं, जिला उप कृषि निदेशक कार्यालय कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रगतिशील किसान श्री सुभाष चंद्र जी, आप गांव धुराला के रहने वाले हैं। आप सभी प्रतिभागियों का कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। तो हम पहले ये बता दें कि ये जो भारत में रेडियो स्टेशन के जो प्रसारण की शुरुआत हुई है डॉक्टर साहब, वो 1927 में हुई। 1930 सन में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। उसके बाद फिर सन 1957 में आजादी के बाद इसका नाम फिर बदला गया और इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में 419 से भी ज्यादा रेडियो स्टेशन हैं। 2 प्रकार के मुख्य रूप से रेडियो स्टेशन होते हैं, एक AM और दूसरा FM। AM का मतलब आयाम मॉड्यूलेशन और FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए आपको कि 96 रेडियो स्टेशनों पे किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हुई 15 फरवरी सन 2004 से किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज इसका जन्मदिन है। इसके किसान वाणी कार्यक्रम के जन्मदिन को मनाने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है। सवाल ये उठता है कि रेडियो स्टेशन ने किसानों की बेहतरी में क्या योगदान किया और क्या योगदान किया जा रहा है। तो पहला हमारा सवाल डॉक्टर अजमेर सिंह जी से रहेगा कि आप बताएं कि रेडियो स्टेशन ने किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया, आप क्या समझते हैं इस बारे में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं प्रसार भारती कुरुक्षेत्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इनका आभारी हूं। पुरुषोत्तम जी और धर्मवीर जी ने जो आज मुझे यहाँ बुलाकर अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे को आपने मौका दिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का जी। जहाँ तक बात है रोल ऑफ आकाशवाणी का, क्या योगदान है, क्या इसका रोल रहा है किसानों के लिए, सबसे पहले तो देखो ये है कि हमारा जो कोई भी टेक्नोलॉजी है जी, उसका प्रसार हम जनमानस तक पहुंचाएं तभी उसका फायदा है। जी जी। और मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैंने कोई चीज निकाल दी किसान के लिए, अच्छी चीज है, चाहे वैरायटी है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी है, बीज की तरह डाल लें, खाद की तरह डाल लें, तो उससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी है, तो मैं जब तक उसको किसान तक नहीं पहुंचाऊंगा जी, और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है किसान तक पहुंचाने का, जी जी, किताबों में छाप देंगे वो किसान तक नहीं पहुंचती जी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है और आप सब
किसान भाई भी जानते हैं कि ऑल इंडिया जो रेडियो है हमारा या प्रसार भारती जो है, इसका बहुत अहम योगदान रहा है इसमें जी। जो भी हम चीज निकालते हैं उसको हम यहाँ आकर रेडियो स्टेशन पर आकर अपने विचारों को कलमबद्ध करके और किसान तक उसको पहुंचा सकते हैं जी। अब इसमें सबसे पहले आता है कि भी हमारी क्या टेक्नोलॉजीज हैं। अब देखो किसान को क्या चाहिए, बढ़िया बीज चाहिए जी, उसको कितना खाद डाले, वो कितनी दवाइयां डाले, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके मान लिया कोई ऐसी फसल है कि उसमें जैसे रटून है, गन्ने में जो है मूडी की फसल है उसकी कैसे देखभाल करे, गेहूं की फसल है उसकी कब बिजाई करनी चाहिए। मतलब ये है कि कुल मिला के जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, बिजाई का समय है, उसमें बीज की मात्रा है कितनी हो, कितना बीज डालें, कब डालें, क्यों डालें, उसमें कितना खाद डालें जी, उसमें कब पानी दें, उसके पहला पानी कब दें, दूसरा कब दें जी, खुदाई नुलाई कब कैसे करें। और सबसे बड़ी बात फिर आती है कि खरपतवार जैसे ये नियंत्रण जो है ना हम कैसे करें। ये सारी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि भी किसान भाई अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं जी। अब प्रधानमंत्री जी का भी हमारे अब ये नारा है कि भी किसान की आमदनी हमें दुगनी करनी है और सच में ये दुगनी करने की संभावना है जी। वो कैसे है कि आज मान लिया किसी भी क्रॉप की पोटेंशियल देख रहे हैं आप कितना है, मान लिया गेहूं की पैदावार 60 मन 1 एकड़ में निकलती है जी जी, लेकिन हमारी औसत पैदावार क्या है 38, 40 मन, 42 मन जी, ठीक है ना। तो ये जो गैप है, इसी तरह मैं गन्ने के बारे में कहना चाहूंगा। अब गन्ने की जो पैदावार है औसत हमारी हरियाणा की 320 क्विंटल के आसपास है जी, जबकि हमारी जो गन्ने की किस्में हैं वो 400-500 क्विंटल तक पैदावार औसत पैदावार दे सकती है। 40-50 एकड़ में आप वो 500 क्विंटल की पैदावार दे रही है एक ही, और हम ले रहे हैं 320 जी। तो ये जो गैप है, इस गैप को हमने थ्रू ये जो टेक्नोलॉजी है, जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है, इनके थ्रू कि भी किस तरह से किसान जो है अपनी आय को दुगनी कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके किसान की प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। अब प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर ली। प्रोटेक्शन में आता है कि आपने कोई भी बीज बोया जी, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं कहीं लगा हुआ, या फिर बीजने के बाद का मैनेजमेंट, वो सारा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में आता है। भाई आपने बिजाई के बाद उसको उस खेत में या उस फसल में कौन कौन से कीड़े लगते हैं जी, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे का सारा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि हम अपनी फसल को बचाकर, मान लिया वैसे तो आपकी पैदावार आ रही है 400 क्विंटल, लेकिन टॉप बोरर आ गया, गन्ने के अंदर कीड़ा लग गया जी, आपकी वो 250 रह जाएगी, 200 रह जाएगी। तो ये जो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है, आपने कीड़े और बीमारियों से जो अपनी फसलों को बचाना है, ये बहुत जरूरी है। आपने अपनी आय को बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए हमें प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इनमें सबसे अहम रोल आता है किस्म का जी, वैरायटी का। अब एक वैरायटी तो ऐसी है जो स्टार्ट ही जो है नवंबर में गन्ने की एक किस्म है 160 है, वो शुरुआत में ही 11 साढ़े 11 रिकवरी देती है, नवंबर में 11 साढ़े 11 तक जी। और आज जब मैंने गन्ने में काम शुरू किया जी, जब 2000 के आसपास, मतलब काम तो 90 में किया था, लेकिन 2000 के आसपास भी हमारी जो रिकवरी थी वो 9 से 9 सवा 9 ये रहती थी शुगर रिकवरी जी मिल के अंदर। लेकिन आज हम स्टार्ट ही 11.5 से कर रहे हैं। तो देखो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि किस तरीके से किसान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। आपने बताया कि नई नई किस्में हैं, नई नई खोज हैं, नई नई तकनीक हैं, उनको आपने विश्वविद्यालय स्तर पर आपने खोज की, खोज किसानों के लिए हुई और खोज का जो लाभ सीधा पहुंचाने के लिए, किसानों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी ने वो काम किया। आप जैसे महानुभाव विशेषज्ञों के जरिए उनको बुला करके और जो नई नई खोज है, नई नई तकनीक है, उनके बारे में जनमानस तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी ने वो एक किसानों की सेवा में वो सारी की सारी जो खोज थी वो उनके सामने परोस दी जी।
तो अब बात आती है कि ये जो खोज हैं, इन खोज के साथ साथ कृषि विभाग हैं, कृषि विभाग से आमंत्रित पुरुषोत्तम जी हमने किया है डॉक्टर शशिपाल जी को जी। तो क्यों ना हम डॉक्टर शशिपाल जी से ये पूछें कि उनकी नज़र में आकाशवाणी ने किस तरीके से तो काम किया किसानों की भलाई में जी, और किस तरीके से आज भी ये जो आकाशवाणी के जरिए किसान वाणी कार्यक्रम जो चल रहा है जी, ये किस तरीके से किसानों के लिए बेहतरी के काम कर रहा है। और कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने दी जी, नई जी, जो किसानों का फायदा कर सके, उनकी आमदन बढ़ा सके, और उन योजनाओं को जन जन तक कैसे आकाशवाणी ने पहुंचाया, ये जानकारी हम ले रहे हैं डॉक्टर शशिपाल जी से। जी, धन्यवाद जी। सभी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम को सुनने वाले दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि धर्मवीर भाई ने कहा कि आकाशवाणी का किसानों की भलाई में क्या योगदान है जी, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि जितनी भी योजनाएं सरकार बनाती है किसानों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, उन सभी योजनाओं को जल्द से जल्द किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि वो उनका पूरा बेनिफिट उठा सके, तो उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशवाणी सुनने वाले, चाहे वो FM के माध्यम से सुनते हैं, AM के माध्यम से, रेडियो पे जी, सुनने वाले दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है जी, जो बहुत सी योजनाएं सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही जानकारी उनको मिलती है और उनको वो अमल में लाते हैं। जी, मुझे याद है कई प्रोग्राम्स में जब आते हैं, फ़ोन इन कॉल पे भी आते हैं, जब लाइव चलता है तो किसान भाई सुनते हैं और बड़ी दूर दूर से कॉल आते हैं और उनकी जो समस्याओं का हम तुरंत उसी टाइम पे हल भी करते हैं। जी, जहाँ तक योजनाओं की बात है तो हरियाणा सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो कि किसानों की बेहतरी के लिए है, जिसमें सेंटर सरकार का भी, केंद्रीय जो सरकार है उसका भी योगदान है। जी, और अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि किसानों की आय के लिए भी सरकार प्रयासरत है, उसके लिए भी काफ़ी योजनाएं हैं। अभी अगर मैं आज बात करूं मेन योजनाएं जो कृषि विभाग की हैं, जैसे इम्प्लीमेंट्स पे हम सब्सिडी देते हैं किसानों को जी, जिसमें दो तरह की सब्सिडी है। एक तो इंडिविजुअल अगर किसी ने लेना है तो उसको हम 50% सब्सिडी देते हैं जी, और एक है समूह बना के अगर वो लेते हैं तो उसमें 80% तक सब्सिडी देती है सरकार। दोनों प्रकार में अनुदान का प्रावधान है। बिल्कुल है जी, और वो 50% से लेकर 80% तक है जी, और उन इम्प्लीमेंट से उनकी आय भी बढ़ती है क्योंकि जो समूह बना के लेते हैं वो कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाते हैं जो जी, जी, तो वो आगे काम भी करते हैं दूसरे छोटे किसानों का जो नहीं ले सकते। और उसके लिए एक सरकार ने कमेटी बनाई हुई है माननीय डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, तो वो डिसाइड करती है प्राइस की, इतने किराए पे आपने इन इम्प्लीमेंट्स को चलाना है जी, और उसमें जो प्रणाली का प्रबंधन है ताकि पोल्यूशन कम हो उसके लिए ये स्कीम है जी। इसके अलावा फिर जो किसान, छोटा किसान इन इम्प्लीमेंट्स के माध्यम से बेल बनाता है जी, पराली की और उसको फिर जो ये फैक्ट्रियां लगाई गई है बिजली उत्पादन के लिए या गत्ता फैक्ट्री है उनके अंदर जब वो सेल करता है तो उसके ऊपर भी सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान हर किसान को देती है जो भी बनाते हैं जी। दो तरह की होगी, पहली उसको हेल्प की कि उसने इम्प्लीमेंट्स लिए, इम्प्लीमेंट्स लेने के बाद फिर बेलर से जो उसने बेल बनाई या किराए पे बनवाई, जो छोटा किसान है या बड़ा भी जिसने भी बेल बनवाई है और फैक्ट्री में बेची है उन सबको 1000 रुपये प्रति एकड़ किसान के खाते में ट्रांसफर करते हैं, जो कि अभी अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो 13 करोड़ रुपए अभी तक जा चुके हैं किसानों के खाते में आज तक की अगर हम बात करें, जो बाकी पेंडिंग है तो 20 तक वो सारे के सारे चले जाएंगे जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल, कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं बनने के बाद कहीं कागजों में ही ना रह जाएं, उसके लिए जनमानस तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी का किसानवाणी कार्यक्रम जन जन तक पहुंचता है। बिल्कुल। अब हम किसानवाणी कार्यक्रम जो पेश करते हैं उसमें हम चर्चा करते हैं, भेंटवार्ता करते हैं, बाहर जा जाकर हम किसानों की राय लेने के लिए, एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए हम उनके फार्मों पे जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं और ओबी के तौर पर बाहर रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, प्रगतिशील किसानों से बातचीत करवाते हैं पुरुषोत्तम भाई, और फोन इन के माध्यम से जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने सही बताया, भी सीधा हम उनसे बातचीत भी करवाते हैं, साथ में मौसम की जानकारी हर रोज प्रसारित करते हैं और मंडी के भाव हैं, प्रगतिशील किसान हैं उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रगतिशील किसान को भी हमारे यहाँ
बुलाया जाता है। तो प्रगतिशील किसान की बात से याद आया कि हमारे बीच में आज विराजमान है प्रगतिशील किसान सुभाष चंद्र जी गांव धुराला से हैं आप। जी। तो क्यों ना हम किसान से पूछें, हमने वैज्ञानिकों से बात की जी, तो किसानों तक रेडियो स्टेशन पहुंच रहा है कि नहीं, किसान वाणी कार्यक्रम कितना पहुंच रहा है, कितना असर है, क्यों ना हम एक प्रगतिशील से पूछा जाए। बिल्कुल, उनसे तो ये जानना चाहेंगे हम जी कि जो हमने विशेषज्ञों से बात की वो कितना वहां तक पहुंचता है किसानों तक, ताकि खेती में उसका महज योगदान हो और उनकी जो आमदन है, उत्पादन है, वो बढ़े। जी, तो पूछना चाहेंगे सुभाष जी से। जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। और इस किसान वाणी कार्यक्रम की जो आज जन्मदिन है कहेंगे जी, इसका भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी, ये तो आप सभी को बधाई है। जी बिल्कुल। और ये तो किसानों का कार्यक्रम है, तो किसान वाणी ही नाम है और किसान एक हिसाब से किसान का जन्मदिन है ये। जी बिल्कुल जी। और जहाँ तक इसकी किसान वाणी कार्यक्रम जो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से चलता है, जहाँ तक इसकी किसानों के लिए फायदे की बात है, तो मैं कहूँगा कि इसने तो किसानों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया है। किसान आज 6 बजे का इंतजार करता है कि आज क्या कार्यक्रम आएगा। जी। क्योंकि कभी आप खेती के बारे में प्रोग्राम देते हो, पशुधन के लिए भी आप बीच बीच में डॉक्टर बुला करके जिस किसान की कोई भी दिक्कत होती है तो उसको आप उसका हल करवाते हो, फोन इन कार्यक्रम जो आपका चलता है। जी। तो इस तरह से जो किसान वाणी कार्यक्रम है, मैं कहूँगा किसानों के लिए तो इसका फायदा ही फायदा है हर तरह से। आप मंडी भाव हैं, मंडी भाव आप बताते हो, उसको पता रहता है। जो एक्सपर्ट आपके कृषि के आते हैं, किसान की जो भी समस्या होती है, जिस फसल की जो मौके पे वो कर रहा है जी, तो वो कम से कम उस दिन जो उसकी समस्या है उसी दिन वो पूछ करके अगले दिन उसका निराकरण वो कर सकता है। जी। और जहाँ तक अभी जैसे डॉक्टर साहब ने शशिपाल जी ने बताया, भाई सरकार की योजनाएं जो हैं वो हम रेडियो के माध्यम से किसानों को बताते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई ये जो कार्यक्रम चलता है इसके माध्यम से किसानों को पता लगता है कि क्या सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहाँ से हम फायदा उठा सकते हैं, कहाँ हमने जाना है। क्योंकि किसान को बेचारे को नहीं पता होता कई बार कि ये फायदा मुझे कहाँ मिलेगा। जी। तो इसके माध्यम से कम किसान को ये पता लग जाता है कि भी मुझे वहाँ जाना है, उस अधिकारी से, कर्मचारी से बात करनी है, वहाँ से मुझे फायदा मिलेगा। इसका मैं खुद ही उदाहरण हूँ एक। जी। 2-3 साल पहले जब ये अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब इम्प्लीमेंट्स की सब्सिडी का कार्यक्रम सरकार ने योजना चला रखी है। जी जी। तो मैं एक दिन अपनी गाड़ी से जा रहा था, FM चल रहा था, तो उस पे कार्यक्रम चल रहा था अपना किसान वाणी। जी। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि भी सरकार जो है 80% सब्सिडी पे सोसाइटी को इम्प्लीमेंट्स दे रही है। उसमें जो आपके धान का जो मलबा है उसको हटाने वाले, जो उसको फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जी। सरकार अनुदान पे औजार दे रही है। जी। तो मुझे भी पता लगा, मैं भी गया दफ्तर में। तो उस टाइम मेरे ख्याल से DDA करमचंद जी थे जी। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को समझाया भी ऐसे ऐसे आपने करना है और आपको ये फायदा मिलेगा। तो मैंने जी जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करी और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ अपने आकाशवाणी के किसान वाणी प्रोग्राम का जी, और उस दिन के एक्सपर्ट का, जिन्होंने मुझे बताया, मेरे को नॉलेज मिली। मैं वहाँ गया और मेरे को सारे इम्प्लीमेंट जी वो 2 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ मेरे को वो इम्प्लीमेंट भी मिल गई, मेरे को सब्सिडी भी मिल गई। और मैं अपने साथ साथ दूसरे जो मेरे किसान भाई हैं छोटे जो नहीं ले सकते, तो उनका भी उसमें फ़ायदा हो रहा है। मेरे को किराया भी मिल रहा है जी, मेरा काम भी हो रहा है और लोगों का काम भी हो रहा है और उनका भी साथ साथ फायदा मिल रहा है जी। देखो पुरुषोत्तम जी, किसानों तक पहुंच है रेडियो की, बिल्कुल, और सरकार की योजनाओं की, बिल्कुल, क्योंकि रेडियो ने तो प्रचार प्रसार करना है, किसानों तक पहुंचना है। बिल्कुल। स्कीम बनी, कहाँ बनी? वो केंद्र सरकार के पटल पे, राज्य सरकार के पटल पे वो स्कीम बन गई। बिल्कुल। और वो स्कीम किसान तक पहुंचाई किसान वाणी ने, जैसा कि किसान भाई ने बताया। और ऐसे ही धर्मवीर जी, एक डॉक्टर अजमेर जी ने बताई थी बात जी कि हम जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसे एक नैनो यूरिया की डॉक्टर साहब बात आती है, तो उसको किसानों तक कैसे पहुंची? वो नैनो यूरिया की जो बात थी वो कैसे किसान तक पहुंची, उसके बारे में हम क्यों ना पूछें डॉक्टर शशिपाल जी से पूछ लेते हैं जी। देखो ऐसा है, नैनो यूरिया आने वाले टाइम में बहुत ही कारगर फर्टिलाइजर होने वाला है सिद्ध जी। और सरकार का
जो फोकस है वो अब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के ऊपर ही है जी। नैनो यूरिया मार्केट में आ गया है। जो आपने बात कही कि ये कैसे पहुंची जी। ये पिछले कई दिनों से कंपनी सबसे पहले इफ्को ने बनाया ये जी। और वो इस काम में लगे हुए थे, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था जी। तो मुझे भी याद है, मैंने भी वो सुना था प्रोग्राम। तो शमशेर जी हैं जो इफ्को के मैनेजर, बिल्कुल वो आपके सेट पे आए हुए थे और सही पूछे तो उसकी पूरी बारीकियां तो देखा बहुत था, सुना भी था, लेकिन पूरी बारीकियां जो है किस तरह डालना है, क्या डोज है, किस तरह, वो आपके उसी प्रोग्राम से मुझे पता लगे थे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के, जो शमशेर जी से आपने रिकॉर्डिंग करके चलाया हुआ था। उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे पास ढेरों फोन आए किसानों के। हाँ जी, भी हम मैं बता रहा हूँ, कैसे प्रयोग कर मैंने सकते हैं देखा था, किसानों को बताया भी था, लेकिन जो उसकी पूरी बारीकियां किस टाइम डालना है, कैसे डालना है, कितनी डोज है, क्या रेट है, वो आपके इसी प्रोग्राम से अपने जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पे था तो उससे पता लगा था। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि फ्यूचर जो है वो नैनो यूरिया का ही है। ना तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, थैले में डालो तो 10 किलो का यूरिया आ जाएगा। तो सुभाष जी भी कुछ इस बारे में कुछ कहना चाह रहे? जी पुरुषोत्तम जी, नैनो यूरिया के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ मैं भी, क्योंकि जी मैंने इसको यूज किया है जी। हाँ, बात तो सारी किसान के खेत में ही जाके पूरी होगी। अब वैसे मैंने डरते डरते यूज किया जी इसको जी। भाई जैसे आजकल चर्चा चल रही भी रही है, भाई यूरिया कम मिल रहा था। जी जी। तो यूरिया कम मिलने से लोग कुछ ना कुछ उसके जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ दे रहे थे साथ लगते जी। तो लेकिन हमने तो चलो, हमारे साथ वो नौबत नहीं आई। हमने हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है दुराड़ा की जी, तो वहाँ जो है यूरिया लेने में भी गया। नैनो यूरिया नहीं, मैं यूरिया लेने गया दूसरा यूरिया जी, अपना इफ्को का जो यूरिया रहा था जी, दानेदार यूरिया लेने गया। तो वहाँ के जो हमारे प्रबंधक हैं, बहुत जुझारू और अच्छा काम करने वाले, उन्होंने सोसाइटी का बहुत अच्छा काम कर रखा है, अशोक जी। तो मैं उनके पास गया, वहाँ भी यूरिया मुझे भी दो, बोला जी ले लो, बोला लेकिन बैठो आपका जी। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और वो नैनो यूरिया की बोतल लेके आया जी। बोला जी सुभाष जी, आप जो है जागरूक किसान हो जी, और आप इसको यूज करो जी अपने खेत में। मैं भाई हमें तो यूरिया कट्टे वाला दो जी, हमें ये नैनो नैनो नहीं चाहिए, ये तो आप चूर्ण बेचने वाला काम कर रहे जी। बोला ना जी ना, चूर्ण नहीं है ये, आप इसको यूज करो, कोई बात नहीं जी, आप इसके पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा, आप यूज करो इसको। यूज करो। मैं भी चलो आप तो क्यों दोगे, पैसे तो मैं ही दूंगा, अब जब आप इतना कह रहे हो दे दो मुझे। तो मैंने वो 4 एकड़ में उसकी स्प्रे करवाई जी, नैनो यूरिया की। हाँ जी जी। तो उसमें जो है मेरे को कोई फर्क उसमें ऐसा नहीं लगा कि भाई इसने काम नहीं किया और उसने काम किया है जी। और मेरे को पैसों की भी बहुत बचत हुई, पैसों की बचत हुई। हाँ। और उसका लाभ भी मिला। बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे भी कट्टे उठा के ले जाना, हाँ उसके भी छुटकारा मिल गया। हाँ, ट्रांसपोर्टर से। तो पुरुषोत्तम भाई ठीक कहा सुभाष चंद्र जी ने जी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो विकास की योजनाएं हैं या ये खोज के जो काम हैं जी, उसमें आकाशवाणी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। नई से नई खोज जहाँ भी होती है उसको हम ला करके किसानों के सामने परोस देते हैं। तो हम जिक्र करना चाहेंगे कुछ अपने कुरुक्षेत्र और आसपास के जिले के जो प्रगतिशील किसान हैं जी, जिन्होंने कभी ना कभी और कैसे न कैसे रेडियो के जरिए जुड़ करके और फ़ायदा उठाया। उनमें हम नाम लेना चाहेंगे, श्रीमती शशि सब्बरवाल जी हैं, कुरुक्षेत्र की ही, वो सफल किसान हैं। उधर हरपाल बाजवा जी हैं जिन्होंने मशरूम के मामले में नाम कमाया है, वो भी एक अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। गांव अमीन के अश्विनी कुमार जी भी एक बहुत अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। तो उधर नीलोखेड़ी इलाके से सुल्तान सिंह जी का नाम सब जानते हैं, उन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। तो वहीं मधुमक्खी पालन में कुलबीर सिंह मंगोली जटान ने भी अच्छा काम किया है। और वहीं लाडलू शाहबाद में हरबीर फार्म है जिन्होंने के नर्सरी में बहुत अच्छा नाम कमाया है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके रेडियो से जुड़े जी और आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई किसानों ने तो नाम कमाया है जी। बात आती है फिर घूम करके कि हाँ, शशिपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बताना चाहता हूँ, नैनो यूरिया की बात चली थी जी, तो सरकार की आने वाले टाइम में एक योजना है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे जी, ड्रोन पे जी। अभी जो मास्टर ट्रेनर है उनके लिए ट्रेनिंग चली हुई है, अभी कोरोना के कारण रुक गई थी थोड़ा जी, लेकिन
इफ्को गुड़गांव सेंटर पे 15-15 आदमी के बैच को वो ट्रेंड करते हैं। अपने यहाँ से भी शाहबाद से लेके आए हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी सब्सिडी है और ये नैनो यूरिया का स्प्रे ड्रोन के साथ ही करना, और आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर में है वो बड़ी भारी क्रांति आने वाली है, क्योंकि ड्रोन आने से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के स्प्रे ड्रोन से ही होंगे। जी, बहुत अच्छी बात। तो अब जैसे योजना आती है, अभी केंद्रीय बजट आया था, तो हमने केंद्रीय बजट में किसानों के लिए क्या है, एक आम किसान तक वो बात नहीं पहुंच पाती। जी, तो क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि उसमें अनपढ़ता भी है, अज्ञानता भी है, जागरूकता नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। जी, या कह लो कि भाई किसान भाई का ज्यादा रुझान भी नहीं होता कई बार। लेकिन आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंच करके हमने एक्सपर्ट से पूछा जी, और कि भी किसान वाणी कार्यक्रम के दौरान ही हमने पूछा, और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस बजट में सरकार ने ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं जो नजर तो नहीं आ रहे जी, लेकिन उनके आगामी परिणाम गुणात्मक होंगे, बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। तो वहीं हमने किसानों से भी पूछा, बिल्कुल, और किसानों ने भी वही बात बताई जी, जो जागरूक किसान थे। तो अब बात आती है कि हम ये प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, हमें कैसे पता लगता है किसान को क्या चाहिए। जी, उसके लिए हम डॉक्टर साहब को बता दें कि हमारे पास एक प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है, एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट ही हैं, उससे जुड़े हुए किसान भी हैं, आप जैसे प्रबुद्ध एक्सपर्ट्स भी हैं। तो हम वो जो समय समय पे सलाह देते हैं कि इस तरीके से कार्यक्रम आप दो, इस कार्यक्रम की ज़रूरत है, इस खोज के बारे में बताओ, तो हम उसके बारे में हम किसानों तक उस जानकारी को लेकर के एक्सपर्ट्स के साथ हाजिर हो जाते हैं। हम डॉक्टर साहब को ये भी बता दें कि ये जो हमारा आकाशवाणी है, पूरी भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी 99% आबादी को कवर करता है। तो पुरुषोत्तम भाई जी, धर्मवीर भाई, ये जो परिचर्चा है ये हम ग्राम संसार कार्यक्रम में भी सुनाएंगे जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम ग्राम संसार, और ग्राम संसार में भाइयों का स्वागत। और तो पुरुषोत्तम भाई जी, धर्मवीर भाई, अब सुनते हैं परिचर्चा का शेष भाग। इस खोज के बारे में बताओ, तो हम उसके बारे में हम किसानों तक उस जानकारी को लेकर के एक्सपर्ट्स के साथ हाजिर हो जाते हैं। हम डॉक्टर साहब को ये भी बता दें कि ये जो हमारा आकाशवाणी है, पूरी भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी 99% आबादी को कवर करता है। 99%। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि भाई बहुत प्रचार है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, तो खुद सुनते हैं जी आपके दर्शक, कि डेटा के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतवर्ष की जो 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा, 125 करोड़ से ज़्यादा जो जनता है, उसमें 99% तक रेडियो की पहुँच है, कार्यक्रमों की पहुँच है। अब बात आती है
घूम करके डॉक्टर अजमेर सिंह जी पे कि हम डॉक्टर अजमेर सिंह जी से ये पूछना चाहेंगे कि अभी कोई जैसे ड्रोन खोज के बारे में बात करें हैं तो वहीं HAU हिसार ने एक प्रगति की पशुपालन के क्षेत्र में जी कि भाई पशुपालन में भेड़ों का और बकरियों का जो कृत्रिम प्रजनन था वो पहले नहीं होता था जी जी, लेकिन अब वो भी होने लग गया। तो अब उसकी जो जानकारी है वो सबसे पहले किसानों तक आकाशवाणी ने पहुंचाई। बिल्कुल। तो अब डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खोज जो हुई, आपका कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा, लंबा अनुभव है आपके साथ, कि आप जिससे ये प्रभावित हुए हो जीवन में कि ये खोज थी और इस तरीके से आकाशवाणी ने इसको प्रचारित किया, उसके बारे में बताएं। देखिए जी, इसमें ऐसा है कि रेडियो का तो रोल जैसे हम अब तक डिस्कस कर ही रहे हैं, उसमें तो सारा रोल तो उनका तो है ही जी, लेकिन जो अहम बात है, जैसे अब ये ड्रोन की बात चल रही थी या हमारे जो किसान भाई थे वो अपनी दूसरी बातें बता रहे थे, तो इसमें तो डॉक्टर साहब इसको हम आपको 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं जी। हम एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे आज एक यक्ष प्रश्न है सबके सामने जी कि भाई किसान की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, किसान की जो आज अवस्था है उस अवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए। बेहतर तो पैसे से ही होगी, आर्थिक रूप से किसान मजबूत होगा तो बेहतर अवस्था हो जाएगी, लेकिन आय कैसे दुगनी हो, उसके बारे में हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि भाई आपकी राय में किसान की आय कैसे दुगनी हो। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी, और किसान की आय दुगनी करने के हमारे प्रदेश में और देश में जी बहुत ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि हम अपनी आय, किसान की आय दुगनी कर सकते हैं। और उसका सीधा सा एक तो किसान को उसकी ये पता होना चाहिए कि मैंने ये खेती करनी है, उसके लिए कौन सा बीज जी सही है, कितनी उसमें खाद डलती है, कब डलती है। अब कई बार क्या होता है कि किसान भाई को ये नहीं पता कि भाई मैंने खाद कितना डालना है, ज़्यादा डाल दिया। ऐसे ऐसे केसेस भी सुनने में आए कि किसान जो है यूरिया का कई बार मिस यूज भी कर लेते हैं जी। चाहिए हमें 3 या 4 बैग और वो डाल देते हैं 7 या 8 बैग। उससे क्या होता है कि हमारी क्वालिटी भी खराब होती है और लॉजिंग हो जाता है, जैसे गन्ना तो गिर भी जाता है, उसमें रिकवरी भी कम हो जाती है, फिर शुगर की जो बात आएगी पड़ते की वो भी कम आएगी उसमें। तो हम अपना फायदे की बजाय नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें टेक्निकल नो हाउ का पता होना चाहिए कि भी हमें करना क्या है, कौन सा बीज लें, कहाँ से लें, क्या ये गिरती है किस्म या नहीं गिरती है, इसको खाद कितना चाहिएगा, इसको कीड़े या बीमारी कौन सी लगती है। अब कीड़े और बीमारी का अगर हमें पता है कि इसमें ये कीड़ा ज्यादा लगता है तो उसी का प्रबंधन हम पहले करें ना जी। कीड़ा लगता है कोई सा, उसका प्रबंधन हम किसी और का कर रहे हैं और या सभी कीड़ों का कर रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं होती। तो हमें टेक्निकल नो हाउ हमारे पास होना चाहिए। मेरी किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने एक्सपर्ट किसान से या विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से या हमारे जो कृषि विभाग है वो जो एक्सपर्ट लोग हैं कृषि के क्षेत्र में, उनके पास जाएं और उनसे सलाह लें कि भी मैंने ऐसा करना है तो मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे कहाँ से क्या लेना है, कौन सी दवाई लेनी है, कितनी लेनी है, कब डालनी है, क्यों डालनी है जी। तो इससे क्या होगा कि किसान को 2 पैसे बचेंगे, उसकी बचत होगी। अगर अब मैं सही उपयोग कर रहा हूँ अपने फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, तो मेरे को उसमें लाभ मिलेगा जी, मेरे पैसे आधे बच जाएंगे उसमें। किसान की आमदनी इस तरह से भी हम इनपुट जो है कम करके प्रॉपर जुडिशियस यूज जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर यूज करके उसका टेक्नोलॉजी का हम अपने पैसे अपनी उसमें इनकम को मतलब बढ़ा सकते हैं जी। या खर्चा घटा के आमदनी बढ़ाना, खर्चा घटा के आमदनी बढ़ाना जी। आपके विचार से आपने कहा कि खर्चा घटा के आमदनी बढ़ेगी। बुजुर्ग भी कहते हैं डॉक्टर साहब ये बात तो कि भाई जो बचत है ना वो बचत भी एक आमदनी का जरिया ही है। अगर हम आज बचत कर लेते हैं तो वो हमारी आमदनी ही है। इसमें आपने बताया कि सही सही किस्मों का उपयोग हो, समय से बिजाई हो
खादों का सही सही इस्तेमाल हो, यानी संतुलित प्रयोग हो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़रूरत नहीं है तो भी हम डाल दें, और ऐसा होता भी है आमतौर पे कि हम खाद के मामले में थोड़ा सा लोभ में आ जाते हैं कि और डाल दें। पेस्टिसाइड का भी ऐसे ही है, और पेस्टिसाइड का भी ऐसा ही है। और आप जैसे प्रबुद्ध वैज्ञानिक बताते हैं कि जितना हम यूरिया फसल को ज़्यादा देते हैं उतना ही ज़्यादा वो जो यूरिया है वो फसल में हरापन ला करके और उसके अंदर पोलापन कर देता है, जिससे कि कीड़े और बीमारियां ज़्यादा लग जाती हैं। तो इसके अलावा आपसे हम एक बात और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसे मान लिया किसान है, उसने पैदावार कर ली, स्वस्थ पैदावार है, अच्छी पैदावार है, कई बार दिक्कत आ जाती है विपणन की, मार्केटिंग की, तो इसमें आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे कि किसान की आमदनी बढ़ जाए? मार्केटिंग का तो देखो ऐसा है जी कि ये किसान के हाथ में नहीं है इसमें सीधा, लेकिन किसान क्या कर सकता है कि जैसे हार्वेस्ट हुई, अब जैसे गेहूं का सीजन था पीछे, अब सारा कुछ हार्वेस्ट कर लिया आपने, अब आप 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर ही सारा का सारा मार्केट को फ्लड कर देते हो। आप 10 दिन अगर किसान रोक के लेके आए मंडी में, तो उससे क्या है कि किसान को ये जो मंडी के अंदर जो ये भीड़ भड़ाका होता है और जिससे मतलब कई तरह की दूसरी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मिक्सचर है, कुछ और है, ये भी हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किसान को कोशिश करे कि वो अपनी कहीं आसपास की मंडी में जाए और अपनी समय पर जो है, ठीक समय पर जो है ना वहाँ जाए, ताकि वहाँ पर जाके वो अपने उसको ये इसी तरह की कोई दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। जो भी उसकी प्रोडक्ट है अपनी उसको टाइम पर लेके जाए वापस। यानी कि आपने कहा कि विपणन के मामले में दिक्कत वहाँ आ जाती है जब हम एकदम से मंडियों में अपनी पैदावार से मंडियों को भर देते हैं, वहाँ जाकर के दिक्कत खड़ी हो जाती। तो ऐसे में थोड़ा रोक करके किसान भाई मंडी लेके जाएं, साफ सुथरी लेकर के जाएं, तो विपणन की समस्या भी हल होगी और दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो अब हम यही सवाल जी क्यों ना डॉक्टर शशिपाल से पूछें, बिल्कुल, कि भी किसानों की आय दुगनी करने में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ और आगे हो सकता है बेहतरी में जी। तो क्योंकि एक वो अधिकारी हैं और पूछें उनसे फिर। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। ऐसा है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही बहुत ज़्यादा फोकस है किसान के ऊपर और आय को बढ़ाने के लिए जी। उसी के लिए सारी योजनाएं बनाई जाती है किसानों के हित में जी। और जैसे मैं बताऊं कि हमारा जो कार्य है वो है, डॉक्टर साहब ने बताया, इनका डॉक्टर साहब का कार्य है रिसर्च करना, हमारा कार्य है उस रिसर्च को किसान तक पहुंचाना, जिसमें कि आकाशवाणी भी शामिल है जी। तो इसमें किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार अभी जो नई नई योजनाएं लेके आ रही है उसमें एक है ऑर्गेनिक खेती भी जी, कि किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े। और उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल ही हमारे डीजी साहब आए थे जी। तो 8 मार्च का कुरुक्षेत्र के अंदर ही यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम रखा गया जिसमें प्रगतिशील किसान जी और हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है वो होंगे, उनको मास्टर ट्रेनर बनाएंगे ऑर्गेनिक खेती के लिए, ताकि वो आगे किसानों को जाके बता सके और क्लस्टर में ये ऑर्गेनिक खेती करवा सके जी, जिससे कि किसानों को आय बढ़ोतरी हो। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक के आजकल रेट क्या है और जब ज़्यादा नंबर में आएंगे लोग करेंगे तो इसके ग्राहक भी ज़्यादा बढ़ेंगे जी। जो आपने क्वेश्चन किया था कि मार्केटिंग का भी डॉक्टर साहब से बात हुई, तो मैं वो बताना चाहता हूँ सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके एक पोर्टल बनाया हुआ है जिस पे गेहूं जीरी जो किसान फसल उगाता है उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है जी। और जो लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आज जैसे लास्ट तारीख है 15 फरवरी उसकी, तो उनको किसानों को सरकार की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने अपनी मंडी के अंदर इस दिन गेहूं जीरी जो भी आपकी फसल है वो लेके आनी है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो मंडी में आके। लेकिन फिर भी कुछ किसान उसको नहीं मानते या उनकी मजबूरी लगा लें कि उनकी फसल पक गई और उन्होंने काट लिया। लेकिन फिर उसके बाद सरकार ने थोड़ा और उसमें सुधार किया है, अभी पिछले 4 साल से चल रहा है और सुधार कर रहे हैं हर बार। जो भी किसान की दिक्कत आती है उस पर सुधार करते हैं जी। और गन्ने में भी डॉक्टर साहब एक पर्ची जैसा सिस्टम होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, उसमें भी हाँ जी सुविधा रहती है गन्ने किसान को? हाँ बिल्कुल ही। ऑर्गेनिक खेती के बारे में मैं थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूँगा जी।
कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे करनाल में एक स्टोर है, ऑर्गेनिक स्टोर। उसकी जो सब्जियां जिस दिन लाता है ना, वो तकरीबन मंडे को लाता है वो जी, और ट्यूसडे तक उसकी खत्म हो जाती है। इतना रश उसके पास रहता है, उतनी उसकी मार्केट है जी। और हमने उसका फार्म भी देखा है किसान का जाके, करनाल के पास ही है जी। तो वो बिल्कुल भी कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज करता, कोई खाद यूज नहीं करता जी, और सारे का सारा, और 15-16 तरह की वो जो है ना वो बनाता है, सारा ऑर्गेनिक है। और इतना नाम उसने कमा लिया कि सभी लोग जो है उससे इतनी मतलब जाते हैं उसके पास, और 2-3 दिन के अंदर उसका सारा खत्म हो जाता है। फिर लोग वाग यूँ कहते रहते हैं, भाई और बढ़ा तो अपनी खेती, और बढ़ा जी, ताकि हमें मतलब अच्छी चीजें मिले जी। मैं एक और बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी का क्या योगदान है फार्मर्स के जी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं इससे पहले करनाल में रहा हूँ, 2001-2 की बात है। उस टाइम पे साठी जीरी बहुत ज़्यादा लगती थी करनाल के अंदर जी। तो मुझे याद है भी रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करते थे, और उसका इतना फर्क पड़ा कि आज वहाँ 1 एकड़ भी साठी का नहीं लगता। बिल्कुल। दूसरा, जो पराली जलाने की अवेयरनेस है, उसमें आकाशवाणी का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है जी। जिसके कारण कि आज अगर आप खेत गाँव में जाते हैं तो किसी भी किसान से आप बात करेंगे तो उसको ये जरूर पता है कि भाई पराली जलाना गलत है। और इसमें मैं बार बार ये कहूँगा कि आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। जो जय धर्मवीर जी कह रहे थे भी इतने किसान हमारे प्रगतिशील बहुत हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, और उसके साथ साथ सहायक धंधे भी हमारे खेती के, उनमें भी बहुत बड़ा योगदान रहता है यहाँ का। और उसके साथ साथ जो अपने खुद के प्रधानमंत्री हैं, वो मन की बात में भी बहुत सी खेती की बातें या बहुत से सहायक धंधों की बातें, या कोई बड़ा प्रगतिशील किसान है जिसने अच्छा काम किया हो किसी भी क्षेत्र में हो, उसका भी वो जिक्र करते हैं। उससे भी जो हमारे किसान हैं उनको बढ़िया मार्गदर्शन मिलता है। तो ये तो बात रही एक्सपर्ट्स की, पुरुषोत्तम भाई जी। डॉक्टर अजमेर सिंह जी ने भी अपने विचार रखे हैं, तो उधर डॉक्टर शशिपाल जी ने भी अपने विचार रखे हैं कि किस तरीके से जी किसान की जो है हालत में बदलाव हो और किस तरीके से और ज़्यादा फायदा किसान को मिले जी। लेकिन अब किसान की क्या राय है? किसान की राय तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल। क्योंकि जो किसान चाहता है, किसान क्या चाहता है और कैसे बेहतरी होगी जी, वो सुने फिर सुभाष चंद्र जी बिल्कुल। से। जी सुभाष चंद्र जी। जी बिल्कुल धर्मवीर जी, देखो किसान तो बिल्कुल चाहेगा कि भाई उसकी आमदन डबल हो, ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे दूसरे लोग और तरक्की कर रहे हैं, किसान भी चाहता है मेरी भी तरक्की हो और मेरे बच्चे भी मेरे धंधे में आए जी। ये जायज़ भी है, क्योंकि अपना किसान भाई आप जानते ही हैं कि आज भी पूरे भारतवर्ष की जो आबादी है वो आधी से ज़्यादा वो किसानी के कामों में ही लगी हुई है, और खेती किसानी का जो काम है वो भारत की पहचान भी है और ये जान भी है। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो धर्मवीर जी यही बात मैं कह रहा था कि भी किसान की आमदन बढ़ेगी, उसका धंधा कुछ ऐसा होगा कि भी हाँ दूसरों के मुकाबले मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तभी उसके बच्चे वहाँ आएंगे। आज एक बिजनेसमैन है, अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाता है, डॉक्टर बनाता है जी। लेकिन किसान कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे साथ खेती करे। वो खेती तभी करता है उसका बच्चा जब और कहीं से उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं जी। तो इसलिए देखो सरकार, हरियाणा सरकार है चाहे भारत सरकार है, कोशिश काफ़ी कर रही है कि भी आमदन किसान की बढ़े, और मैं कहूँगा भी चलो कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है। आज अगर मैं सरसों की बात करूँ तो जो सरसों जो एमएसपी होता था उससे 1000 रुपये नीचे बिकती थी जी। लोग फिर मारामारी करते थे एमएसपी गवर्नमेंट परचेज में देने के लिए, लेकिन आज जो सरसों का रेट है 5000 कुछ है शायद एमएसपी जी, और सरसों बिक रही है 6000 6500 जी। तो एमएसपी से ऊपर बिक रही है, ज़्यादा बिक रही है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार कोशिश कर रही है, किसान भी चाहता है कि मेरी आमदन बढ़े, वो भी कोशिश करता है, साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, महकमा भी लगा हुआ है जी। तो किसान इसके लिए देखो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात करी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, भी ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान भी चाहता है करना जी, लेकिन अभी देखो उसको जितने संसाधन इसमें मिलने चाहिए, क्योंकि आज देखो कंपटीशन का दौर है। अब जो केमिकल फार्मिंग से जितनी उसकी
आमदन है उतनी ऑर्गेनिक पे शायद नहीं हो पा रही, या देखो समय तो लगेगा, समय लगेगा इसमें। मतलब इसको पार्ट में अगर वो शुरू करेगा तो हो सकता है इसको फायदा मिलेगा। और देखो हम चाहते भी हैं अभी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, हमें भी केमिकल युक्त सभी खा रहे हैं जिससे नुकसान भी है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो किसान भी चाहता है कि भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, केमिकल से छुटकारा मिले, उसकी आमदन भी बढ़े, अच्छा अनाज भी वो देश को दे और बीमारियों से राहत मिले। जी, तो किसान भाई एक बात और जहन में आती है कि जैसे किसान हैं वो अवस्था तो बदलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, दुगना लाभ भी होना चाहिए, किसान भी चाहता है, सरकार भी चाहती है, वैज्ञानिक भी चाहते हैं, योजनाएं भी ऐसी आ रही हैं। पर क्या है कि जैसे अब सरकार चाहती है कि फसल विविधीकरण की तरफ किसान ध्यान दे। अब धान है, गेहूं है, धान है, गेहूं है, तिलहन की बड़ी भारी देश में कमी है, तो किसान जो है वो धान और गेहूं का पीछा नहीं छोड़ता। और भी बहुत सारे काम हैं कृषि के साथ साथ, मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है, सब्जी का उत्पादन हो सकता है, फसलों में विविधीकरण ले आई जा सकती है, और परंपरागत खेती तो आपने बताया ही, उधर बागवानी है। तो जैसे मान लिया धान है, धान के से अलग हट करके कुछ अलग ऐसी फसल पैदा करी जा सकती है कि जिसका बाजार में दाम भी मिले, पर किसान भाई उस तरफ जाना नहीं चाहते। इसका क्या कारण है भाई साहब? बिल्कुल ठीक कहा धर्मवीर जी आपने। देखो फिर कैसे आमदनी बढ़े? बिल्कुल, विविधीकरण की जो बात है, फसल विविधीकरण की, इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। गेहूं और धान, गन्ना, हमारे एरिया की अगर हम बात करें, गेहूं, धान और गन्ना 3 फसलें हैं जो मुख्य रूप से किसान करता है जी। अब गेहूं वाली जो फसल है इसमें तो काफी कुछ लोग लगे हैं करने जी, क्योंकि गेहूं की जगह आलू है, मटर है, सब्जियों में भी लोग आ रहे हैं यहाँ जी। गोभी भी काफी लग रही है, अब लगाई है लोगों ने काफी जी। और सरसों भी एक विकल्प के रूप में गेहूं के आया है। पिछले 2 साल से लोग लगाना शुरू किए हैं लोगों ने, और आगे शायद और बढ़ेगी क्योंकि रेट जिसका मिलेगा किसान को तो वहां जाएगा ही वो। जी जी। अब लेकिन जो बात करी आपने धान की, धान के सीजन में किसान के पास विकल्प कम है, नहीं है मैं तो कहूँगा जी, क्योंकि जो बरसाती मक्का की बात जो आती है, अभी बरसाती मक्का लगना चाहिए, सरकार ने भी इसके ऊपर काफी पीछे ध्यान दिया था जी। लगवाई भी थी, लोगों ने लगाई भी थी जी कुछ जी, चाहे वो मजबूरी में लगाई या किसी की पानी की कमी थी उसकी वजह से लगाई। महकमे ने भी बीज दिया था, अनुदान भी दिया था, तो वो लगाई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ सारी जमीन जो है वो मक्का के लायक नहीं है जी। तो क्यों ना हम एक्सपर्ट से पूछे इसका इलाज कि भाई धान तो चलो हट तो जाए, पर किसान लगाए क्या? ये भी तो एक यक्ष प्रश्न है ना पुरुषोत्तम भाई। तो डॉक्टर साहब देंगे, हम डॉक्टर शशिपाल जी से पूछ लेते हैं। जी। सरकार ने पिछले 3 साल से इस ओर पूरा ध्यान दिया हुआ है कि किसान धान को छोड़ के अन्य फसलें उगाएं। उसमें सब्जियां भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है, मेरा पानी मेरी विरासत जी, जिसके अंदर सरकार अनुदान देती है जो भी किसान धान की फसल छोड़कर मक्के की फसल लगाते हैं जी, या उन्होंने लास्ट ईयर धान लगाया और इस बार उसको खाली छोड़ दें, तब भी उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसान की तरफ से, सरकार की तरफ से किसान को अनुदान मिलता है जी। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके लास्ट ईयर उसमें धान होनी चाहिए और इस साल आप धान के अलावा उसमें कोई भी बिजाई कर दे जी, चाहे आप मक्का फोडर का लगा लें या मक्का ग्रेन के लिए लगा लें या अन्य कोई भी फसल सब्जी लगाएं, कुछ भी लगाएं जी, तो उसमें या खाली भी छोड़ दें और फैलो लैंड भी छोड़ दें तब भी, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य है पानी को बचाना जी। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के 4 ब्लॉक हैं जो कि डार्क जोन में है। उनके लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, किसानों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि जो बरसात का पानी आता है उसको हम किस तरह से नीचे ले जाएं, उसके लिए कुछ करें जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी साल से
इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा कि आप रिचार्ज बोर लगाइए यहाँ जी। तो शाहबाद में, इस्माइलाबाद और बबैन, लाडू, ये पिपली, इन ब्लॉक्स के अंदर जी फ्री ऑफ कॉस्ट से फार्मर से 10,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए है, उस बोर के लिए एक ड्राफ्ट। बाकी सारा सरकार ने खर्चा दिया और ये बोर लग चुके हैं ताकि बरसाती पानी को जमीन के नीचे उतारा जा सके और जल स्तर जो है उसका बढ़ाया जा सके। जी। तो अब पुरुषोत्तम भाई जी, इधर देखो बहुत सारी बातें आज जानने को मिली, किसान भाइयों की क्या अवस्था है और कैसे वो क्या चाहते हैं, बिल्कुल उसके बारे में भी पता चला। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो हम डॉक्टर अजमेर सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि आज रेडियो किसान दिवस के मौके पर आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला तो मेरा किसान भाइयों के लिए यही एक अनुरोध है कि वो अपनी जो खेती है वैज्ञानिक ढंग से करें। जी। वैज्ञानिक ढंग से खेती करके हम अपनी पैदावार को दोगुना कर सकते हैं, खर्चा घटाएं और आमदनी बढ़ाएं, पैदावार बढ़ा के। जी जी। डॉक्टर शशिपाल जी, मैं तो किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी वो कोई भी चाहे बीज लें, चाहे खाद लें या दवाई लें, उसका बिल जरूर लें जी। और जहां उनको विश्वास हो बीज भी उन्हीं से दुकानदारों से खरीदे सामान, ताकि उनको सही और अच्छी क्वालिटी मिल सके। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब तक उनके पास अच्छी क्वालिटी का बीज खाद नहीं होगा तब तक पैदावार नहीं आ सकती, उनकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। प्रमाणिक संस्था से बीज, प्रमाणिक संस्था से ले और जहां उनको विश्वास हो, ट्रस्ट हो। जैसे आपने देखा अभी सुनार का विश्वास ही होता है जिससे हम लेते हैं, तो इस तरह जहां दुकानदार पे आपको विश्वास हो वहीं से सारी दवाइयां परचेज करें और उसका पक्का बिल जरूर लें। तो अब यही सवाल हम किसान भाई सुभाष चंद्र जी से भी पूछ लें कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को रेडियो के जरिए? जी, मैं सभी किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप जो है बहुत जो जरूरी चीज़ है वो है अपने कृषि विभाग से जुड़े रहें। जी। कृषि अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जो अपने गांव में एडीओ बैठा है उससे मिलें, बात करें, अपनी फसलों की कोई भी समस्या है उसको बताएं और उससे पूछें जी। बजाय कि किसी दवाई डीलर के पास जाकर के वहां से जोड़ा दवाइयों का बंधवा के ना आए। पहले एक्सपर्ट से पूछें, वो दवाई बताएगा और फिर आप उसका निराकरण उस हिसाब से करें। और आकाशवाणी को, किसान वाणी को सुनते रहें, यहाँ से भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जी। तो डॉक्टर अजमेर सिंह महिला जी, डॉक्टर शशिपाल जी और सुभाष चंद्र जी, आप तीनों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और इस रेडियो किसान दिवस को हमारे साथ मनाया, आकाशवाणी के साथ मनाया। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत सारी जानकारियां आपने साझा की। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको जन्मदिन की दोबारा मुबारक। इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया।
इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। आया रे आया रे आया रे आया इफ्को नैनो यूरिया, लाया खुशहाली लाया इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इफ्को नैनो यूरिया, लाया खुशहाली लाया इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। तो पुरुषोत्तम भाई जी धर्मवीर भाई, तो अब लेवा भाई से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।